सो हेलो एवरीवन। तो चलो फाइनली प्रभु का नाम लेकर भगवान का नाम लेकर अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेकर स्टार्ट करते हैं अपना ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना ज़रूरी क्या होता है कि अपनी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बुनियाद स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बुनियाद ही खोखला है ना तो फिर आगे तुम कुछ भी कर लो कोई सेंस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भले ही अपना फास्ट ट्रैक बैच है, मेरा इंफोसिस किस चीज़ में होगा कि यार अपना स्टार्टिंग का जो बुनियाद है ना वो स्ट्रांग हो। तो फर्स्ट लेक्चर जो मैं तुम्हारा लेने वाला हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर लेने वाला हूँ कि वो सारे ऑडिट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो तुमको पता होने चाहिए। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे ऑलरेडी, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपको आधे अधूरे पता होंगे और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आप भूल गए होंगे, ब्रश अप की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन दिस वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिससे क्या हो जाएगा आगे के लिए अपनी जो कहानी है वो आसान हो जाएगी। बिकॉज ये जो बेसिक वाला पार्ट होगा ना, जहाँ मैं आपके साथ बेसिक फंडास डिस्कस करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, पूरे ऑडिट में आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होनी है, बार बार रिपीट होनी है, हर जगह रिपीट होनी है। तो अगर ये अभी से क्लियर हो जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी आसान फॉर यू। ठीक है, तो देखना सर, सबसे पहले अगर हम लोग ऑडिट की बात करें, अगर हम लोग ऑडिट के डेफिनेशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, तो ऑडिट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था अपन ने? ऑडिट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था अपन ने? याद करो, ऑडिट का डेफिनेशन क्या होता है। तो जब हम ऑडिट की बात करें तो हम बोलते हैं सर ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। प्लीज़ मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। मैंने अपने नोट्स पहले से बना के भी रखे हैं ताकि अपना टाइम सेव हो जाए। आपको मेरे साथ समझना है और नोट डाउन करते जाना है। एंड एनीवेज यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन करके भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑडिट क्या होता है सर? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज़ का होता था सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता था, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का होता था। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है सर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। अब ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसकी है? किसी एंटिटी की है। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसकी है सर? एक एंटिटी की है। तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज़ का है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसने बनाया है? एक एंटिटी ने प्रिपेयर किया है। अब वो एंटिटी कौन सी है? whether that is a public company, that is a private company, that is a small company, that is a section 8 कंपनी, कौन सी है? तो बोला सर कोई भी एंटिटी, बड़ी एंटिटी हो, छोटी एंटिटी हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit making or not, whether profit making or not। ठीक है जी, irrespective of its size and legal structure, irrespective of its size and legal structure, irrespective of its size and legal structure, irrespective of its size and legal structure। ठीक है जी, एंड विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन, विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन। तो अपना ये सबसे मेन सेंटेंस है कि विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन। तो ऑडिट क्या है सर? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज़ का? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसने बनाया? एंटिटी ने बनाया। वो कौन सी एंटिटी है? प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट्स भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर। बड़ी कंपनी भी हो सकती है, छोटी कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक, प्राइवेट, सेक्शन 8, कुछ भी हो सकता है, विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है ना? तो किसी भी संस्था का ऑडिट हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है, बड़े ऑडिट का ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है। और ऑडिट का मतलब क्या है सर? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है कि एक क्वालिफाइड व्यक्ति जिसको नाम दिया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या करेगा? जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने प्रिपेयर किया है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा। क्यों वेरीफाई करेगा? कि वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने बनाया है, वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने बनाया है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। तो ऑडिटर क्या करने वाला है सर? जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने बनाया है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जाकर वेरीफाई करने वाला है कि वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने बनाया है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला है। ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। ठीक है ना? ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से नहीं बना है, कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कि भाई जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, तो जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलायंस प्लेस करते हैं, भरोसा प्लेस करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग को लेने से पहले। तो उनको क्या विश्वास है, उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाया उसमें विश्वास नहीं है। They are not trusting, they are not placing a reliance on the financial statements prepared by the company because उनको शक है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है, उनको शक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी गड़बड़ी कर सकती है, तो उनको शक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी छेड़छाड़ कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी को ऑल्टर कर सकती है, एसेट्स लायबिलिटी के फिगर को चेंज कर सकती है। तो इसीलिए व्हाट दे वांट इज, उनका क्या नीड है, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिसका कंपनी से कोई रिलेशन ना हो, जिसका कंपनी से कोई रिश्ता ना हो और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हो, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसा व्यक्ति क्या करे सर, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करे, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करे, बढ़िया तरीके से एग्जामिन करे और एग्जामिन करके एक ओपिनियन दे कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही तरीके से बना है, सही प्रकार से बना है, लॉ के रिक्वायरमेंट के तहत बनी है और किसी भी तरीके से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड नहीं कर रहा है। एंड इसलिए आया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, इसलिए आया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले बोला ऑडिटिंग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब यही हो गया कि आई एम नॉट बीइंग सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स, राइट, कि ऑडिटर मैनेजमेंट के विशेस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट के दबाव में आकर काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट मैनर में अनबायस्ड होकर काम करेगा, ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ठीक है जी। और क्या करेगा वो ऑडिटर, क्या करने वाला है, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने वाला है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने वाला है, यानी कि बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया। तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कंपनी प्रिपेयर कर रही है, वो सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर क्या करने वाला है सर, एग्जामिन करने वाला है। वो कौन सी एंटिटी होगी, बोला सर बड़ी एंटिटी भी हो सकती है, छोटी एंटिटी भी हो सकती है, पब्लिक एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी, प्रॉफिटेबल एंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट्स एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है, किसी का भी ऑडिट हो सकता है विद ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन। और फाइनली मेरा काम क्या है सर, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। फाइनली मेरा काम क्या है सर, ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। ठीक है। अब जब मैं कहता हूं कि सर मेरा मेन काम है ओपिनियन एक्सप्रेस करना, तो मुझे क्या बताना है कि सर कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है। मेनली मुझे यहाँ पे ये बताना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर, एक शब्द यूज कर रहा हूँ आपके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर APRF बना है कि नहीं बना। ध्यान से सुनना, मैंने क्या शब्द बोला है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने कि ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर APRF बना है कि नहीं बना। व्हाट इज APRF? APRF का मतलब है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। APRF का क्या मतलब है सर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है जी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट APRF के हिसाब से बना है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट APRF के हिसाब से बना है, इसका यह मतलब होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है, इसका मतलब होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। ठीक है जी। अब आपके मन में आएगा सर आपने ये दो शब्द दे दिए, एक तो APRF दे दिया और एक ट्रू एंड फेयर दे दिया, अब इनका क्या मतलब है। तो भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नथिंग बट एज द नेम सजेस्ट, इट्स ए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इट्स ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, कि कंपनीज ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब वो रिकॉर्ड करेंगे, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रेजेंटेशन रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डिस्क्लोजर रहेगा, वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो कोई तो ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए ना जो उनको गाइड करे हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई तो फ्रेमवर्क होना चाहिए। जस्ट इमेजिन इतनी सारी कंपनीज हैं देश में और कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। उनको बोला गया आप अपने मर्जी के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है आपको बनाइए, जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है आपकी मर्जी है। तो क्या होगा भाई, हर कंपनी अपने अपने जजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, हर कंपनी अपने अपने जजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। कोई नाम देगा प्रॉफिट एंड लॉस, कोई नाम देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कोई नाम देगा पैसा आने एंड पैसा जाने वाला खाता, ऐसा कोई नाम दे देगा, पैसा आने एंड पैसा जाने वाला खाता। कोई पहले सेल्स दिखाएगा, कोई पहले एक्सपेंसेस दिखाएगा। मतलब सोच के देखो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हर कंपनी
जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, हर कंपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है उसमें कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, उसमें कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, ठीक है ना। तो देयर मस्ट बी ए फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि एक कंसिस्टेंसी रहे सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बेटर डिसीजन बना सके, बेटर डिसीजन ले सके। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एफआरएफ। तो एफआरएफ क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट यूज करता है, एक फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट यूज करता है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि कंपनीज के केस में, अब देखना मैंने क्या बोला, एफआरएफ के केस में क्या है सर, एक फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट यूज करता है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि आमतौर पे हम लोग क्या समझते हैं सर कि कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाती है। तो वो जो शेड्यूल 3 है, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कंपनीज के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। वो कंपनीज के लिए क्या है सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि दैट गाइड्स द कंपनीज हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वहां पे। अब देखना एक चीज को समझना, मैंने यहाँ पे एपीआरएफ वर्ड क्यों यूज किया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शब्द क्यों यूज किया। आज जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, तो उनके केस में शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। बट जस्ट इमेजिन ए बैंकिंग कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, तो उनके अकाउंट्स बनाने का तरीका कुछ और है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया गया है। अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो उनके अकाउंट्स बनाने का तरीका कुछ और है, वो इंश्योरेंस एक्ट में बताया गया है। तो जैसे जैसे कंपनियां चेंज होंगी, जैसे जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, लीगल रिक्वायरमेंट चेंज होंगी, एफआरएफ चेंज होगा। तो इसीलिए मैंने आपके लिए शब्द यूज किया है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है, जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है, ठीक है ना। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है सर अपने लिए? एप्लीकेबल एफआरएफ है। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 3 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट उनके लिए एप्लीकेबल एफआरएफ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उनका एक अलग एप्लीकेबल एफआरएफ है, अलग एफआरएफ है। इसलिए मैंने शब्द यूज किया एपीआरएफ। इसलिए हमारे लिए एप्रोप्रिएट वर्ड हमेशा क्या होता है? एपीआरएफ। तो दिमाग में बैठा लो, हर जगह में क्या वर्ड यूज करूंगा? एपीआरएफ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एज ऑडिटर मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है? ये चेक करना कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी ने प्रिपेयर किया है वो एपीआरएफ के हिसाब से बना है कि नहीं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है कि नहीं बना, ठीक है, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बना कि नहीं बना। अब मान लीजिए सर मैं गया ऑडिट करने के लिए, मैंने ऑडिट करके क्या किया सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करा, एग्जामिन करा और ये कंक्लूड करा कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से नहीं बना, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से नहीं बना। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू एंड फेयर नहीं है। और अगर मैं ये कंक्लूड करता हूं कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से बना है, तो इसका मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, ठीक है, ट्रू एंड फेयर है। अब देखिएगा सर, जब भी एफआरएफ से डिविएशन होगा, जहां भी एफआरएफ से डिविएशन होगा, तो उस डिविएशन का नाम लॉ में दिया गया है मिस स्टेटमेंट। क्या नाम दिया गया है? मिस स्टेटमेंट। तो जब भी एफआरएफ से डिविएशन होगा, उस डिविएशन का नाम दिया गया है मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक और शब्द जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ रिपीट करो। मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है सर? मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिविएशन फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक दिशा दिखाता है मैनेजमेंट को, एक फ्रेमवर्क बताता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है। लेकिन अगर कंपनी कभी भी उसे डिविएट करती है तो वहां क्या हो जाता है? मिस स्टेटमेंट अराइज हो जाता है, ठीक है, मिस स्टेटमेंट अराइज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, कंपनीज जब भी अकाउंट्स बनाती है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में कुछ भी गलती हो जाती है, तो उस गलती का नाम है मिस स्टेटमेंट, ठीक है जी, उस गलती का नाम है मिस स्टेटमेंट। अब वो जो गलती है वो चार चीजों में हो सकती है, वो चार चीजों में हो सकती है, APCD। वो जो गलती है वो चार चीजों में हो सकती है, APCD। प्लीज इन वर्ड्स को दिमाग में बैठा दो एकदम। वो जो गलती है चार चीजों में हो सकती है, APCD। व्हाट इज APCD? A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रेजेंटेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन, D फॉर डिस्क्लोजर। A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रेजेंटेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन, D फॉर डिस्क्लोजर, ठीक है जी। तो वो जो गलती है वो चार फॉर्म्स में हो सकता है, APCD, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर।
अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट का मतलब समझते हो, जो भी मॉनिटरी अमाउंट जिसकी रिकॉर्डिंग होनी है, सेल्स की जो वैल्यू जो रिकॉर्ड होनी है, परचेज की जो वैल्यू रिकॉर्ड होनी है, डेप्रिसिएशन का जो मॉनिटरी अमाउंट रिकॉर्ड होना है, इंपेयरमेंट का जो मॉनिटरी अमाउंट रिकॉर्ड होना है। प्रेजेंटेशन, तो अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो जो भी प्रेजेंटेशन का प्रो फर्मा दिया हुआ है, जो भी प्रेजेंटेशन का प्रो फर्मा दिया हुआ है, शेड्यूल 3 में किस तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए बताया हुआ है कि आपने किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। क्लासिफिकेशन, तो जो एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है, कौन सी चीज करंट एसेट्स में जाएगी, कौन सी चीज करंट लायबिलिटीज में जाएगी, कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में जाएगी, कौन सी चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में जाएगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर कि क्या क्या चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज हैं वो डिस्क्लोज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फुट नोट के अंदर, लेकिन मान लीजिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो यानी कि ओमिशन इन डिस्क्लोजर है, यानी कि ओमिशन इन डिस्क्लोजर है, यानी कि वहां पे मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि वहां पे क्या है, मिस स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए लेट अस से कंपनी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई कर दिया, तो इसका मतलब वहां क्लासिफिकेशन में गलती है, वहां भी एक मिस स्टेटमेंट है। प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं है, वहां भी गलती है, वहां भी मिस स्टेटमेंट है। अमाउंट में गलती है, अमाउंट रिकॉर्ड गलत हो गया, डेप्रिसिएशन AS6 के हिसाब से चार्ज नहीं किया, खर्चे ज्यादा दिखा दिए, खर्चे कम दिखा दिए, तो भैया वहां भी एक मिस स्टेटमेंट है, गलती है जो अमाउंट के टर्म्स में हो गया, ठीक है। अब लॉजिकली स्पीकिंग एक APCD वो है जो होनी चाहिए, एक APCD वो है जो होनी चाहिए, ध्यान से सुनो, एक APCD वो है जो होनी चाहिए, मतलब अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, जो आइडियली कंपनी ने रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अगर कंपनी जो APCD होनी चाहिए, जिस प्रकार से होनी चाहिए उसी प्रकार से रिकॉर्ड हो गया, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी ने कोई भी आइटम रिकॉर्ड किया, मान लो सेल्स का फिगर रिकॉर्ड किया, अमाउंट सही है, प्रेजेंटेशन सही है, क्लासिफिकेशन सही है, डिस्क्लोजर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर वहां पे APCD में गलती हो गई, अमाउंट में गलती हो गई, या प्रेजेंटेशन में गलती हो गई, या क्लासिफिकेशन में गलती हो गई, या डिस्क्लोजर में गलती हो गई, तो इसका मतलब वहां मिसस्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या सर, वहां मिसस्टेटमेंट है। ये सारे शब्द हम लोग बाद में दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। अब ऑडिटर ने अपने ऑडिट करते वक्त इन्हीं मिस स्टेटमेंट से कंसर्न रहना है, ऑडिटर ने अपने ऑडिट करते वक्त इन्हीं मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में डालना, जब मैं ऑडिट करूंगा तो मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा, मैं मजदूरी वाला काम नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। अब सोच के देखो, मैं रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं और रिलायंस के ऑडिट में, रिलायंस का ऑडिट करते वक्त मेरे को 500 रुपए की गलती मिल गई अमाउंट के फॉर्म में, 500 रुपए की गलती मिल गई, या 5,000 रुपए की गलती मिल गई, या 50,000 रुपए की भी गलती मिल गई, मान लो, ठीक है। तो मेरे को रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते वक्त 50,000 रुपए की गलती मिल गई। अब सोचो, मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो 50,000 का डिविएशन है अमाउंट में, FRF के हिसाब से जो होना चाहिए था वर्सेस जो है, तो वो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो क्या है सर, मिस स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोलूं कि जो रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर नहीं है? तो भैया जो रिलायंस का मैनेजमेंट है ना, वो बोलेगा मुझे कि भैया इतना जो पैसा है ना, ये 50,000 रुपए, ये तो हम अपने ड्राइवर को दिन का पॉकेट मनी देते हैं, ले जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। तो एज ए ऑडिटर मैं हर पार्टिकुलर अमाउंट के लिए कंसर्न नहीं रहूंगा, एज ए ऑडिटर मैं हर मिस स्टेटमेंट के लिए कंसर्न नहीं रहने वाला हूं। माई बॉदरेशन इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो चीजें रेलिवेंट है यूजर्स के लिए, जो चीजें सिग्निफिकेंट है। मैं जब ऑडिट करता हूं तो मेरा ऑडिट हमेशा मैटेरियलिटी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए होता है, मेरा ऑडिट हमेशा सैंपल के बिहाफ में होता है। तो मैं जब भी ऑडिट करता हूं तो मेरा ऑडिट हमेशा मैटेरियलिटी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के होता है, और मैं सैंपल के अकॉर्डिंग क्या करता हूं सर, ऑडिट करता हूं। मैं सारे ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं करता, मैं सैंपल सेलेक्ट करता हूं। सैंपल सेलेक्ट करने का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है, और मैं क्या करता हूं सर, मैं मैटेरियलिटी के आधार पर ऑडिट करता हूं, मैं अपने मैटेरियलिटी लेवल्स फिक्स करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को 1 रुपए की गलती मिल गई, 5 रुपए की गलती मिल गई, 10 रुपए की गलती मिल गई, 100 रुपए की गलती मिल गई तो मैं खुदेड़ने लग गया, नहीं। उन गलतियों को मैं इग्नोर करूंगा, उन मिस स्टेटमेंट्स को मैं इग्नोर करूंगा। तो एज ए ऑडिटर आई एम कंसर्न्ड विथ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, तो लो मैंने आपकी डिक्शनरी में एक और वर्ड डाल दिया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। तो अभी तक तुम्हारी डिक्शनरी में सर 2 शब्द हो गए हैं, एक FRF बोलना गलत है सर, APRF, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मुझे भी करेक्ट करो। और दूसरा तुम्हारी डिक्शनरी में एक और शब्द हो गया है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये सारे शब्द तुमको अपनी डिक्शनरी में ऐड करते जाना है, ठीक है जी। अब सर अगला कॉन्सेप्ट है ट्रू एंड फेयर, कि ट्रू एंड फेयर क्या होता है। तो मैंने तुमको क्या बताया सर,
कि एज ए ऑडिटर मेरे को क्या ओपिनियन देनी है, मेरे को क्या चेक करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से बना है या नहीं बना है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से बना है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। समझ रहे हो? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से बना है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, और इसका यह मतलब है सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से बना है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, और इसका क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से नहीं बना है, मतलब अगर या फिर मैं ऐसा कहूं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से नहीं बना है, और इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। एंड दैट इज माय बेसिक ऑब्जेक्टिव एज ए ऑडिटर, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सर ट्रू एंड फेयर के? एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं ट्रू एंड फेयर के? मान लीजिए कंपनी के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, कंपनी के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड, दे आर नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड। कंपनी के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड, या फिर बोल सकते हो कि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट यूज्ड। क्या बोल रहा हूं मैं सर? एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट यूज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? क्या ये एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? कंपनी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज नहीं कर रही है भैया। AS1 के हिसाब से कंपनी को एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करना चाहिए। कंपनी का गोइंग कंसर्न बराबर नहीं है, बट फिर भी कंपनी गोइंग कंसर्न एजम्पशन यूज कर रही है, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज नहीं कर रही है। इसका मतलब ये एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसका मतलब एपीआरएफ फॉलो नहीं हो रहा, और इसका मतलब वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली फॉलोड, ये एक एग्जांपल हो सकता है। इफ कंसिस्टेंटली फॉलोड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर, इफ नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एंड फेयर। उसके बाद और क्या एग्जांपल है? और क्या एग्जांपल ले? मान लो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन इज ए मटेरियल आइटम। डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज किया गया है कि नहीं? डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज किया गया है कि नहीं? अब सर डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज की गई है, आइटम वाइज सोचते हैं हमेशा। जब ऑडिट करते हो ना तुम आइटम वाइज सोचते हो। जब मैं डेप्रिसिएशन को चेक कर रहा हूं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन के हिसाब से सोचो। जब तुम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक कर रहे हो तो सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से सोचो। जब तुम इन्वेंट्री के हिसाब से सोच रहे हो तो सिर्फ इन्वेंट्री के हिसाब से सोचो। एट लास्ट तुम समेशन करोगे कि किसमें क्या गलती था, किसमें क्या नहीं था, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज है, तो तुम क्या बोलोगे? मेटल मिस स्टेटमेंट नहीं है डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में। तुम क्या बोलोगे? एपीआरएफ फॉलो हो रहा है। और तुम क्या बोलोगे? ट्रू एंड फेयर है। लेकिन डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज नहीं है, तो वाइस वर्सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। मान लो जो एसेट्स का वैल्यूएशन है वो सही प्रकार से हुआ है कि नहीं, या अगर एसेट का रीवैल्यूएशन हुआ है तो वो सही प्रकार से हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। मान लो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड है, इसका क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेटल मिस स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से नहीं है। और इसका क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। समझ रहे हो? सो दिस इज द कोरिलेशन, दिस इज द कोरिलेशन, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। अब एक चीज और याद रखिएगा सर, मैं भले ही कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, मैं भले ही कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या ट्रू एंड फेयर नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अगर मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं, अगर मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्यूरेसी के बारे में 100% एश्योरेंस दे रहा हूं, ठीक है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्यूरेसी के बारे में मैं 100% एश्योरेंस दे रहा हूं। एज ए ऑडिटर मैं कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर 100% ओपिनियन नहीं दे सकता हूं, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं। एज ए ऑडिटर आई कैन नेवर एंड एवर गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज एज ए ऑडिटर माय ऑडिट विल बी कन्फाइंड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलिटी एंड सैम्पलिंग. I will never be able to examine 100% of transactions.
and that is why there will be certain limitations on my audit, and that is why I will never be able to give 100% assurance. ठीक है ना? तो जब हम ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करते हैं ना सर, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है कि यहां पे ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहा है, इसलिए तो फेयर वर्ड यूज किया है ना। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर इनफ, सही लग रहा है, फेयरली करेक्ट है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं कर रहा है यहां पे, इसका मतलब यहां पे रिजनेबल एश्योरेंस की बात हो रही है। इसका मतलब यहां पे रिजनेबल एश्योरेंस की बात हो रही है कि हम क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर है, मतलब फेयर इनफ, फेयरली सही है, 90-95% सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ट्रू एंड करेक्ट। अगर मैंने बोला होता ट्रू एंड करेक्ट तो मतलब मैं बोल रहा हूं पूरा करेक्ट है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है भाई, लैंग्वेज को समझो, वर्ड्स को समझो। लेकिन मैं बोल रहा हूं ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब फेयरली करेक्ट है, फेयर इनफ, मतलब मैं रिजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं। फर्क क्या होता है रिजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में? एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस, और रिजनेबल एश्योरेंस मतलब सब्सटेंशियली हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। मान लो 90% एश्योरेंस, 95% एश्योरेंस, तो सब्सटेंशियली हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। ठीक है ना? तो ये क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। ये क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। उसके बाद सर मैंने आपको क्या बताया कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे कर रहा है। अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है सर? हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स आर कंसर्न कि भैया मेरा पैसा कंपनी में सेफ है कि नहीं है। कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है दे आर कंसर्न कि मेरा पैसा कंपनी में सेफ है कि नहीं। कंपनी के जो सप्लायर्स है दे आर कंसर्न मैं कंपनी को माल उधारी में बेच सकता हूं कि नहीं, मैं कंपनी को माल उधारी में दे सकता हूं कि नहीं, मेरा पैसा मुझको मिल जाएगा कि नहीं। कंपनी के गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है हमारी, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसर्न कि भैया टैक्सेस अपने को बराबर से मिलेगा कि नहीं। समझ रहे हो ना? तो एवरीवन इज कंसर्न। तो उन सबका नाम दिया जाता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्लिक स्टेक होल्डर्स। तो आई थिंक ये आप सबको पता होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने 3 शब्दों को अपने डिक्शनरी में ऐड किया है, एपीआरएफ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर। ठीक है, ये 3 शब्द तुम्हारे डिक्शनरी में ऐड हो चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सर मैं बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। मैं बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है सर, तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है जी, मेनली हम यहां पे बात कर रहे हैं सर बैलेंस शीट P&L, बैलेंस शीट P&L। ठीक है, तो एज ए ऑडिटर मैं क्या चेक करूंगा सर? मैं कंपनी का बैलेंस शीट चेक करूंगा, मैं कंपनी का P&L चेक करूंगा। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने कि एज ए ऑडिटर में क्या करूंगा? मैं कंपनी का बैलेंस शीट चेक करूंगा, मैं कंपनी का P&L चेक करूंगा। बैलेंस शीट में क्या आता है सर? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। P&L में क्या आता है सर? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ओके, तो एज ए ऑडिटर में क्या चेक करूंगा? मैं कंपनी का बैलेंस शीट चेक करूंगा, यानी मैं कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेक करूंगा। मैं कंपनी का P&L चेक करूंगा, यानी मैं कंपनी के एक्सपेंसेस एंड इनकम चेक करूंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखना बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और P&L के अंदर भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, P&L के अंदर भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। राइट, एक चीज याद रखना, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट is known as assertion. Each and every item of financial statement is known as assertion. क्या बोला मैंने सर? Each and every item of financial statement is known as assertion. ठीक है ना? Each and every item, साथ साथ रिपीट करो, each and every item that is represented in the financial statement is known as assertion. ठीक है, तो assertion क्या होता है सर? अब एक चीज बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाया है? बताओ बताओ बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट ने बनाया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट ने बनाया है, हम ऑडिटर्स ने नहीं बनाया है। हम ऑडिटर तो जाकर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा
जब हम ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं सर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट ने बनाया है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना भी आइटम रिकॉर्डेड है उसका रिप्रेजेंटेशन किसने दिया है सर? मैनेजमेंट ने दिया है। उसका डिक्लेरेशन किसने दिया है सर? मैनेजमेंट ने दिया है। मैनेजमेंट हैज मेड दोज रिप्रेजेंटेशंस regarding the items in the financial statement. Management has made those representations regarding the items in the financial statement. वो सारा रिप्रेजेंटेशन सर वहां मैनेजमेंट ने दिया है। ओके, अब ये जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देता है, ये जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देता है, इसी को बोलते हैं assertion। तो assertion एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, assertion एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अपने ऑडिटिंग के अंदर। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट। That means representation made by the management. Representation made by the management. And that is embodied in the financial statements. Representation made by the management. And that is embodied in the financial statement. Okay, sir. ठीक है जी। अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट जब रिप्रेजेंटेशन देता है तो वो दो प्रकार से देता है। एक रिप्रेजेंटेशन देता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक रिप्रेजेंटेशन देता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार के हैं, हमने कितनी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करी है, हमने कितने लॉसेस इंकर करे हैं, हमारे एसेट्स का पोजीशन कितना है, हमारे लायबिलिटीज का पोजीशन कितना है। तो एक रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट देता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और एक रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट देता है इंडिविजुअल आइटम वाइज। इंडिविजुअल आइटम वाइज, इंडिविजुअल आइटम वाइज भी मैनेजमेंट एक रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसे बैलेंस शीट के अंदर कितने सारे आइटम्स हैं, पी एंड एल के अंदर कितने सारे आइटम्स हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर कितने सारे आइटम्स हैं, लायबिलिटी साइड में कितने सारे आइटम हैं, पी एंड एल के अंदर इनकम साइड में कितने आइटम्स हैं, एक्सपेंस के साइड में कितने आइटम्स हैं। तो एवरी आइटम इंडिविजुअली is a representation made by the management. Every item individually is a representation made by the management, जिसके द्वारा मैनेजमेंट हमें कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, भाई कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखा रखा है 1 करोड़ रुपए का। कंपनी ने अपने बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखा रखा है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सर? कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए का क्या है सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये तो हो गया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये तो हो गया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस भी दे रहा है वो। किस प्रकार से इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस भी दे रहा है वो? राइट। अब काफी चीजें हमें लॉजिकली समझनी होंगी वहां पे कि सर इसका मतलब वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी किसका है? वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी किसका है? कंपनी का है। जिस कंपनी के बैलेंस शीट में वो पीपी आ रहा है उस कंपनी का है। सर कहां लिखा है सर? वहां तो खाली अमाउंट लिखा था सर। अरे भाई ये तो लॉजिकली समझना पड़ेगा ना कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है तो कंपनी का पीपी है, इसका मतलब वो पीपी एग्जिस्ट करती है। कहां लिखा है सर? लॉजिकली समझना पड़ेगा, पीपी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब पीपी के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है वो फॉलो हो रहा है। वो जो पीपी का फिगर 1 करोड़ का वो कंप्लीट फिगर है, सारे पीपीज को मिलाकर वो फिगर डिनोट किया गया है। ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मान लो पी एंड एल में उठाते हैं एक आइटम ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ डायरेक्टर्स 10 लाख रुपए। अब क्या समझ में आता है तुमको? तुमको समझ में आता है कि सर कंपनी के डायरेक्टर्स ना ट्रैवल के लिए गए थे, पर्सनल पर्पस के लिए गए थे या बिजनेस पर्पस के लिए गए थे? सर बिजनेस पर्पस के लिए गए थे ना। कहां लिखा है वहां पे? वहां तो इतना लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 10 लाख रुपए। कहां लिखा है बिजनेस पर्पस के लिए गए थे? अरे सर लॉजिकल है ना, हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए कोई खर्चा करेंगे तभी वो पी एंड एल में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसका मतलब वो एक इंप्लाइड असर्शन है, वो एक इंप्लाइड रिप्रेजेंटेशन है। तुमको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस पर्पस के लिए गए थे। समझ रहे हो? तो वो हर एक आइटम एक रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब है असर्शन। इसका मतलब हर एक आइटम एक असर्शन है, ठीक है। हर एक आइटम असर्शन है, और ये जो असर्शन होता है सर ये एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। ये जो असर्शन है सर ये एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, ये इम्प्लिसिट भी हो सकता है। एक्सप्लिसिट मतलब सामने से दिखाई दे रहा है, क्लियरली रिटन है, और इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्टली अपने को समझ में आ रहा है, इनडायरेक्टली अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। आई बिलीव इतना क्लियर है। तो असर्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, इंडिविजुअल आइटम वाइज भी हो सकती है, ठीक है। एक्सप्लिसिट भी हो सकती है सर, इम्प्लिसिट भी हो सकती है।
अब देखना सर, एक और चीज आपके वोकेबुलरी में ऐड कर रहा हूं, फिर रिलेट करूंगा। ऑडिट की भाषा में याद रखिएगा, बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट नहीं बुलाएंगे, अकाउंट बैलेंसेस बुलाएंगे। याद रखिएगा सर, आज जो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज डेवलप कर रहा हूं, आज तुम कसम खा लोगे कि आज से ये टर्मिनोलॉजीज मेरी ये जो टर्मिनोलॉजीज है मेरी डिक्शनरी का पार्ट होंगी, मेरे माइंड डिक्शनरी का पार्ट होंगी। तो आज से हम बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बुलाएंगे, अकाउंट बैलेंसेस बुलाएंगे, क्योंकि पूरे ऑडिट में हम कहीं कहीं भी ये शब्द यूज नहीं करेंगे कि हम बैलेंस शीट को वेरीफाई कर रहे हैं, हम ये बोलेंगे हम अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है जी। पूरे ऑडिट के अंदर मैं पी एंड एल को पी एंड एल नहीं बुलाऊंगा, मैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बुलाऊंगा। क्या बोला मैंने? पूरे ऑडिट के अंदर बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बुलाएंगे, अकाउंट बैलेंसेस बुलाएंगे, और पूरे ऑडिट के अंदर पी एंड एल को पी एंड एल नहीं बुलाएंगे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस बुलाएंगे। ठीक है जी, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस बुलाएंगे। ओके। अब जब मैं अकाउंट बैलेंसेस चेक करूंगा, यानी कि जब मैं बैलेंस शीट को एग्जामिन करूंगा, तो उस प्रोसेस का नाम दिया गया है वेरिफिकेशन। और जब मैं पी एंड एल को चेक करूंगा, जब मैं पी एंड एल एग्जामिन करूंगा, जब मैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जामिन करूंगा, उस प्रोसेस का नाम दिया गया है वाउचिंग। क्या दिया गया है? वाउचिंग। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं एज ए ऑडिटर आई एम गोइंग टू वेरीफाई द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस? नो, नहीं बोल सकता। एज ए ऑडिटर आई एम गोइंग टू वाउच द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड एज ए ऑडिटर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एज ए ऑडिटर आई एम गोइंग टू वाउच पीपी? नहीं, मेरे को ये बोलना पड़ेगा एज ए ऑडिटर आई एम गोइंग टू वेरीफाई पीपी। ठीक है। तो पूरे ऑडिट के अंदर बैलेंस शीट को अकाउंट बैलेंस बुलाएंगे, और अकाउंट बैलेंस को एग्जामिन करने का प्रोसीजर है वेरिफिकेशन। पी एंड एल को क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बुलाएंगे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का प्रोसीजर का नाम है वाउचिंग। और वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन को मिला दें, वाउचिंग वेरिफिकेशन को मिला दें, तो एक क्यूमुलेटिव शब्द आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एक क्यूमुलेटिव शब्द आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो इस पूरे प्रोसेस को, वाउचिंग वेरिफिकेशन के प्रोसेस को मिलाकर एक क्यूमुलेटिव नाम होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ वाउचिंग वेरिफिकेशन, दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ वाउचिंग वेरिफिकेशन। तो पूरे ऑडिट में तुम देखोगे आमतौर पे हम लोग 3 शब्द बार बार यूज करेंगे, अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर, ACD। अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। किसी भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो तो हम बोलेंगे कि हम लोग अकाउंट बैलेंस वेरीफाई करेंगे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेंगे, डिस्क्लोजर वेरीफाई करेंगे। ठीक है। यानी कि जब मैं असर्शन की बात कर रहा था कि असर्शन एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो मैनेजमेंट देता है, जो कि इम्बॉडीड होता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हो सकता है सर, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हो सकता है। ठीक है। तो अब यहां पे जब भी असर्शन की बात करें, जब भी इम्प्लिसिट, जब भी इंडिविजुअल आइटम वाइज हम लोग जब असर्शंस वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग या तो अकाउंट बैलेंसेस वेरीफाई कर रहे होंगे, या तो हम लोग क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर रहे होंगे, या तो हम लोग डिस्क्लोजर वेरीफाई कर रहे होंगे। ये शब्द अभी समझ लोगे, ये कॉन्सेप्ट अभी समझ लोगे, तो तुमको बाद में लगेगा कि अरे यार ये जो भी स्टैंडर्ड्स में तुम वर्ड यूज कर रहे हो, यू विल बी फैमिलियर विद ऑल द वर्ड्स। ठीक है। आई बिलीव इतना क्लियर है। प्लीज साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा सर। आई बिलीव इतना क्लियर है। अब देखना, 2 शब्द तुमको हमेशा दिखाई देगा, एक मैनेजमेंट एंड एक दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, एक मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। कुल मिलाकर अगर बात करें, एक कंपनी के हायरार्की में तुमको 4 से 5 शब्द हमेशा दिखाई देगा। एक शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। ठीक है। दूसरा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, जो इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट कर रही है, जो कंपनी को चला रही है। ठीक है। एक तुमको दिखाई देगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होगा? एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट के काम काज को सुपरवाइज कर रही है, जो मैनेजमेंट के काम काज को सुपरवाइज कर रही है कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसे कि ऑडिट कमेटी। और उसके अलावा तुमको एक दिखाई देता है ऑडिटर, जो क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। और उसके अलावा तुमको एक शब्द मिलता है सुपरवाइजरी बोर्ड, कि कौन सुपरवाइजरी बोर्ड है कंपनी का। जैसे कंपनीज की बात करें तो आरओसी है, बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो आरबीआई है, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो एडा है। ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के 2 शब्द हैं जो तुमको हमेशा दिखाई देगा। मैनेजमेंट का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, मैनेजमेंट का काम होता है इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, मैनेजमेंट का काम होता है लॉ रेगुलेशन कंप्लाई करना, मैनेजमेंट का काम होता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, कंट्रोल डिजाइन करना, लॉ रेगुलेशन कंप्लाई करना, लॉ रेगुलेशन कंप्लाई करना। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, प्रिपेयर करते वक्त 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं सर। एक होता है एक्चुअल वैल्यूज के ट्रांजैक्शन और एक होता है एस्टिमेट बेस्ड ट्रांजैक्शन। जैसे सेल्स है तो मैनेजमेंट को एग्जैक्टली पता होता है सेल्स की फिगर क्या है, तो अकॉर्डिंगली सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा। परचेज का फिगर एग्जैक्टली पता रहेगा। बट मान लो प्रोविजन फॉर वारंटी, तो अगर प्रोविजन फॉर वारंटी कंपनी बना रही है
तो वहां पे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं रहेगा, वो एस्टिमेशन के आधार पे बनेगा। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना रही है तो उसका एक्चुअल फिगर नहीं पता रहेगा, वो एस्टिमेशन के आधार पे रहेगा, तो वहां पे ना जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग जजमेंट्स, अप्लाइंग जजमेंट्स ये भी मैनेजमेंट का काम है, अप्लाइंग जजमेंट्स ये भी मैनेजमेंट का काम है। तो आमतौर पे ये सारा कुछ मैनेजमेंट का काम है। और टीसीडब्ल्यूजी का मतलब क्या हो गया सर? जो सुपरवाइज कर रहा है। टीसीडब्ल्यूजी मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जो सुपरवाइज कर रहा है, ओवरसी कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ बीओडी, कि बीओडी बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसे कि ऑडिट कमेटी। अभी के लिए इतना याद रखो, बस अभी के लिए बस इतना याद रखो। अब सर हम जब कंट्रोल्स की बात करते हैं तो कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? अब ये ऐसे शब्द है कि आप लोग बहुत फैमिलियर हैं, राइट? कंट्रोल्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल्स? तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है सर? इंटरनल कंट्रोल्स मतलब वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट बनाता है, दोस्त साथ गवर्नेंस बनाता है, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने एसेट को सेफगार्ड कर सके। क्या कर सके? अपने एसेट को सेफगार्ड कर सके, ताकि बिजनेस को स्मूथली चलाया जा सके, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़िया तरीके से बन सके, रिपोर्टिंग अच्छी तरीके से हो सके। हम बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एफआरएफ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो वो रिपोर्टिंग अच्छे से हो सके उसके लिए कंट्रोल्स बनाए जाते हैं। कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके उसके लिए कंट्रोल्स बनाते हैं, ठीक है? कंपनी में कल को फ्यूचर में कोई अनहोनी ना हो जाए उसके लिए कंट्रोल्स बनाते हैं। कंपनी का कामकाज अच्छे से चले, ऑर्डरली एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो, उसके लिए कंट्रोल्स बनाते हैं। जो भी लॉज रेगुलेशन है, लॉज रेगुलेशन फॉलो हो रेगुलरली, उसके लिए कंट्रोल्स बनाए जाते हैं। तो कंट्रोल्स हर चीज के लिए बनाया जाता है, लाइफ में हर जगह कंट्रोल्स होता है। आप मुझसे क्लास परचेज करते हो तो हम आपको इंक्रिप्टेड क्लास प्रोवाइड करते हैं ताकि मेरी क्लास लीक ना हो जाए, यानी मैं अपने एसेट को प्रोटेक्ट करता हूं वहां पे कंट्रोल लगाकर, ठीक है? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज रहता है, वो क्या रहता है? कंट्रोल रहता है, ताकि वो देखें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप इन्फोसिस में चले जाओ और सीधा इन्फोसिस के आईटी टीम में घुसने की कोशिश करो, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, आईटी टीम में घुसने नहीं देंगे। आईटी रूम में सिर्फ वो बंदे घुस सकते हैं जिनको जो पार्टिकुलरली आईटी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग का बंदा भी आईटी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, आईटी डिपार्टमेंट का बंदा भी अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। तो ये सारे क्या है सर? कंट्रोल्स हैं, और ये कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो ये जो कंट्रोल्स हैं, व्हाट डज इट मीन्स? दिस आर द सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिसे मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है, दोस्त विद गवर्नेंस ने डिजाइन किया है, ताकि उनको एक रिजनेबल एश्योरेंस मिले, ताकि उनको एक तसल्ली मिले, ताकि उनको एक रिजनेबल एश्योरेंस मिले, ताकि उनको एक तसल्ली मिले कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो रहा। अगर कंट्रोल नहीं होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी फ्रॉड करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ताकि किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं हो रहा। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, ठीक है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं, अकाउंट्स अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा, कंपनी का कामकाज अच्छे से हो रहा है कि नहीं, जो भी रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में बनाया है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं, लॉ रेगुलेशन अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंटरनल कंट्रोल, दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंटरनल कंट्रोल। अब एक चीज बता रहा हूं मैं तुमको, याद रखना, पूरे ऑडिट में जहां भी इंटरनल कंट्रोल शब्द यूज हो रहा हो या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल शब्द यूज हो रहा हो, पूरे ऑडिट में जहां भी इंटरनल कंट्रोल यूज हो रहा हो या फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यूज हो रहा हो, तुम ये याद रखना कि इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किसने बनाया? कंपनी के डायरेक्टर्स ने बनाया, मैनेजमेंट ने बनाया, टीसीडब्ल्यूजी ने बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्यों बनाया? ध्यान से सुनना कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने कंट्रोल बनाया। क्यों बनाया? कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़की काम करती थी पारो, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़की काम करती थी पारो, और कंपनी के डायरेक्टर्स को डर है कि कहीं पारो उनको छोड़ के ना चली जाए। उनको क्या डर है कि कहीं उनको पारो छोड़ के ना चली जाए, तो डायरेक्टर को डर है कि पारो छोड़ के ना चली जाए। तो याद रखना, कंट्रोल्स क्यों लगाया? पारो छोड़ के ना चली जाए इसलिए, पारोसी पारोसी पारोसी। कंट्रोल्स क्यों लगाया? पारोसी। कंट्रोल्स क्यों लगाया? पारोसी। किसने लगाया? मैनेजमेंट ने लगाया। किसने लगाया? टीसीडब्ल्यूजी ने लगाया। क्यों लगाया? रीजनेबल एश्योरेंस देना कि पारो छोड़ के ना चली जाए, पारोसी। यानी पी से प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, पी से प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, ए से सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, आर से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओ से ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एंड सी से कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। सर अभी थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग का बेसिक क्लास है, जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है बचपन से उन्हीं को मैं ब्रशअप करा रहा हूं दोबारा से, इसलिए यहां पे थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं, ठीक है? तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या है या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या है? कि सेट ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट ने डिजाइन किया, टीसीडब्ल्यूजी ने डिजाइन किया टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग पारोसी, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, ए फॉर एसेट, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स,
O for orderly efficient conduct of business, and C for compliance of laws and regulation. Okay सर, अब मैटरलिटी का मतलब क्या होता है सर? हमने बोला कि ऑडिटर इज कंसर्न ओनली विथ मैटरल मिसस्टेटमेंट। मैंने तुमको बोला कि ऑडिटर का जो ऑडिट होता है वो कन्फाइंड होता है टू मैटरलिटी। अब इस शब्द को हमें बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करना है, बहुत डिटेल्ड में। इसका एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी है, ऐसे 320। अभी के लिए आप याद रखो, मैटरलिटी मतलब कोई चीज इतनी सिग्निफिकेंट हो कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता हो। मैटेरियलिटी मतलब कि कोई चीज इतनी सिग्निफिकेंट हो, कोई मिसस्टेटमेंट इतना सिग्निफिकेंट हो कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की वो क्षमता रखता हो कि भैया अगर लेट अस से एक पार्टिकुलर मिसस्टेटमेंट अराइज हुआ, एक मिसस्टेटमेंट अराइज हुआ। अब मिसस्टेटमेंट एरर की वजह से भी हो सकता है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है। एरर क्या होता है? अनइंटेंशनल। और फ्रॉड क्या होता है? जानबूझ के। ठीक है, अब मान लो ऑडिटर को लगा कि ये जो मिसस्टेटमेंट है वो अनइंटेंशनल है। क्या लगा? अनइंटेंशनल है। अमाउंट भी छोटा था, बोल के उसने उसे इमैटेरियल मान लिया और उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट में काउंट नहीं किया एंड बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। लेकिन एक्चुअल में क्या था पता है? एक्चुअल में ये था कि वो इंटेंशनल था, दैट मिसस्टेटमेंट वाज इंटेंशनल। और अगर मिसस्टेटमेंट इंटेंशनल है यानी छोटे अमाउंट के केस में भी वो मटेरियल हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड हो गया ना, इंटेंशन गलत हो गया। तो सोच के देखो, अगर यूजर को पता होता, शेयर होल्डर को पता होता कि कंपनी में फ्रॉड वगैरह हो रहा है, इंटेंशनली कंपनी के जो लोग हैं वही मिसस्टेटमेंट्स कर रहे हैं, तो शायद उनका डिसीजन बदल जाता, वो कंपनी में पैसे ही नहीं लगाते। 50,000 का मिसस्टेटमेंट है तो मे भी शायद यूजर इतना बॉदर ना करे, बट 5 लाख का मिसस्टेटमेंट है तो शायद यूजर बहुत ज्यादा बॉदर करे। तो मैटरल का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जो इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मैटरलिटी। डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट आगे ऐसा 320 में करेंगे। ठीक है जी। एक शब्द अपने को देखने को मिलता है परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है? परवेसिवनेस का मतलब होता है परवेसिव, फैला हुआ। परवेसिवनेस का मतलब होता है सर परवेसिव, फैला हुआ। मान लीजिए लेटर से ये ग्लास आपको दिख रही है, राइट? ये ग्लास आपको दिख रही है, पानी का ग्लास है। इसमें कितना पानी है? आप देख सकते हो कितना पानी है? पूरे ग्लास का एक छोटा सा पोर्शन। अब मान लो ये बकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये जो ग्लास है पानी का, ये मिस स्टेटमेंट है। ये क्या सर? मिस स्टेटमेंट है। अब तुम देख सकते हो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मिस स्टेटेड है। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा क्या सर? मिस स्टेटेड है। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मिस स्टेटेड है। बट मान लो ये छोटा सा हिस्सा इन्वेंट्री है। मान लो ये छोटा सा हिस्सा क्या है सर? इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री हमेशा एक मटेरियल आइटम होता है, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यानी कि जो मिस स्टेटमेंट मेरे को मिला वो मटेरियल है, क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा क्या है सर? इन्वेंट्री है। मगर ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बस छोटा सा पार्ट कंस्टिट्यूट कर रहा है। इसको बोलते हैं परवेसिव नहीं है, कि मिस स्टेटमेंट परवेसिव नहीं है। अब मान लीजिए लेट अस से अब मैं इस पानी के ग्लास को भर देता हूं। ठीक है, अब तुम देख रहे हो ये बकेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब तुमको क्या दिख रहा है कि अरे यार ये मिस स्टेटमेंट तो पूरा भरा हुआ है, पूरा फैला हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसको बोलते हैं परवेसिवनेस। बाद में कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है सर? फैला हुआ, स्प्रेड टू द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक एलिमेंट। उसके बाद एक शब्द आता है सर प्रोफेशनल जजमेंट। अब जिस प्रकार से मैंने तुमको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मैनेजमेंट को जगह जगह जजमेंट एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक उसी प्रकार से ऑडिटर ने भी ऑडिट करते वक्त जगह जगह अपना जजमेंट एक्सरसाइज करना होता है। ऑडिटर ने अपना ऑडिट करते वक्त जगह जगह क्या करना पड़ता है सर? अपना जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है। जब वो ऑडिट करना शुरू करता है, जब वो प्लानिंग करता है, तो प्लानिंग स्टेज में भी उसको काफी जगह अपना जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है। जब वो मैटेरियलिटी के लिमिट्स तय करता है, तब वहां भी उसको अपना जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है। व्हाट इज मटेरियल बट व्हाट इज नॉट मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज नॉट मटेरियल। अब मान लो मैंने परवेसिवनेस डिटरमाइन किया, तो ये जो पानी का ग्लास भरा हुआ है,
इतने लेवल पे ये परवेसिव है, या और थोड़ा सा पानी का ग्लास भर जाएगा तब वो परवेसिव होगा, या थोड़ा सा पानी का ग्लास कम भरा रहेगा तब भी वो परवेसिव होगा? कौन डिसाइड करेगा? आईएसआई ने तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया। तो ऑडिटर अपना जजमेंट अप्लाई करता है। ऑडिटर क्या करता है सर? अपना जजमेंट अप्लाई करता है। मेरे को मिस स्टेटमेंट मिला, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? आईएसआई ने तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया, इतना फिगर होगा तो मटेरियल होगा, इतना फिगर होगा तो मटेरियल नहीं होगा। ऑडिटर अपना जजमेंट एक्सरसाइज करता है। तो पूरे ऑडिट में जगह जगह ऑडिटर को अपना जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब जजमेंट एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए सर? अकल चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए भरपूर, तभी तुम जजमेंट एक्सरसाइज कर पाओगे। और तुमको एक्सपीरियंस चाहिए, तजुर्बा चाहिए, यू नीड एक्सपीरियंस, तुमको ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए बकायदा जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स डिजाइन किया जाता है तो इंश्योर किया जाता है कि उसको पूरा नॉलेज मिले, इंश्योर किया जाता है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग रहे, राइट। तो करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ही हैज प्रॉपर नॉलेज, ही हैज प्रॉपर ट्रेनिंग, ही हैज प्रॉपर एक्सपीरियंस। तो प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है सर? कि ऑन द बेसिस ऑफ द जो नॉलेज उसने एक्वायर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्सपीरियंस उसने एक्वायर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ जो ट्रेनिंग उसने एक्वायर किया है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अप्लाई करना होगा जजमेंट इन सेवरल एरियाज ऑफ ऑडिट। ठीक है, इस टर्म को भी बाद में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ऐसे 200। उसके बाद एक शब्द है जो आपको पता होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक बड़ी कमाल की क्वालिटी है जो हर ऑडिटर में होनी चाहिए। ठीक है, जिसका मतलब होता है शकी माइंड, एक शकी दिमाग होना, एक शकी दिमाग होना, हमेशा अलर्टनेस रहना, हमेशा एक अलर्टनेस रहना, हमेशा एक अलर्टनेस रहना। ठीक है, एक क्वेश्चनिंग माइंड होना, एक क्वेश्चनिंग माइंड होना, एक क्रिएटिव वाली दिमाग होना। जैसा आप मूवीज में देखते हो, आप मूवीज में देखते हो, मान लो मुझे किसी ने पानी दिया, मान लो मुझे किसी ने पानी दिया, ठीक है, या किसी का कोई शरबत का ग्लास ला के दिया, तो एक बंदा होता है वो क्या करेगा? सीधा ग्लास को पी लेगा, सीधा पानी पी लेगा। क्या किया? सीधा ग्लास को पी लिया, सीधा पानी पी लिया। दूसरा बंदा होता है वो इतना शकी होता है, पानी का ग्लास दिया, इसमें लाल लाल क्या दिख रहा है, ये इसमें हरा हरा क्या दिख रहा है, कुछ मिलाया है क्या? पता नहीं, पानी का कलर चेंज लग रहा है भाई, कुछ मिलाया है क्या? जहर तो नहीं है? एक काम करना, तुम भी के दिखाना। तो वहां पे उस बंदे ने क्या एक्सरसाइज किया? अपना अलर्टनेस एक्सरसाइज किया। क्या एक्सरसाइज किया उसने? अपना अलर्टनेस, अपना स्मार्टनेस। इसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। तुमको हमेशा एज ऑडिटर स्केप्टिकल रहना होगा। क्या रहना होगा? स्पेक्टिकल रहना होगा, हमेशा अलर्ट रहना होगा, एक क्वेश्चनिंग माइंड एक्सरसाइज करना होगा। मान लो तुम मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन करने में डिले कर रहा है, डिले कर रहा है, बहुत ज्यादा डिले कर रहा है, तो तुम्हारे मन में क्वेश्चनिंग माइंड अराइज होनी चाहिए कि अरे भाई क्लाइंट इतना डिले क्यों कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने में? पक्का कोई मैनिपुलेशन है। दैट अलर्टनेस में बी देयर, राइट। तुम जब वाउचिंग कर रहे हो, तुम जब वेरिफिकेशन कर रहे हो, एक अलर्टनेस होना चाहिए। पता चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? बस वाउच कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, वाउच कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, सिग्नेचर देख रहे हो, वाउच कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, फिगर देख रहे हो, वाउच कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो। लेकिन भैया ढंग से देख लो, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। सिग्नेचर मैच कर रहा है कि नहीं? तुमको थोड़ा सा भी, हल्का सा भी डाउट लगा सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब तुमको अलर्ट रहना चाहिए वहां पे कि अरे यार मुझे लग रहा है सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, कहीं कोई फॉल्स सिग्नेचर तो नहीं हो गया। उसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड एक्सरसाइज करना। डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को बाद में। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि जो भी एविडेंसेस मैंने ऑब्टेन करा है उसको क्रिटिकली जांचना, उसको डिटेल्ड में एनालाइज करना। तो एज ए ऑडिटर अगर तुम अच्छा ऑडिटर बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की क्वालिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर अलर्टनेस की क्वालिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चनिंग माइंड की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, एजर्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। एक आता है सर अपना मेन ऑडिट प्रोसेस किस तरीके से होगा, अपना मेन ऑडिट प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है सर, अपना मेन ऑडिट प्रोसेस किस प्रकार से होगा। पूरे ऑडिट में ये चीज़ अपने को डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं सीए बना, सीए बनने के बाद क्लाइंट ने मेरे को ऑफर दिया, क्लाइंट ने मेरे को ऑफर दिया, बोला सानिध्य सराफ क्या आप हमारी कंपनी के ऑडिटर बनेंगे? अब मेरे ऊपर है मैं ऑडिट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूँ ना करूँ। अगर मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वो मेरे ऑडिट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है।
अब तुम सोच के देखो, क्या मैं अगले ही दिन क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाकर ऑडिट शुरू कर दूंगा? नहीं, मैं अगले ही दिन क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाकर ऑडिट शुरू नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले बैठकर अपना होमवर्क करूंगा, मैं प्रॉपर प्लानिंग करूंगा कि भैया इस फर्म के ऑडिट के लिए मेरे को कितनी बड़ी टीम चाहिएगी, मेरे को कितने लोग चाहिएंगे, मेरे को कितने दिनों के अंदर इस ऑडिट को कंप्लीट करना रहेगा। तो मैं एक प्रॉपर प्लानिंग करूंगा। प्रॉपर प्लानिंग करके रॉड मैप बनाकर मैं क्या करूंगा, अपनी टीम को वहां ऑडिट करने भेजूंगा। अब जब टीम ऑडिट करने जाएगी वहां वो परफॉर्म करेगी ऑडिट प्रोसीजर्स, वहां वो परफॉर्म करेगी ऑडिट प्रोसीजर्स। जब टीम ऑडिट करने जाएगी वहां वो परफॉर्म करेगी ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है जी। अब जब वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, उनका मेन काम क्या रहेगा सर? मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना, मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। अब जैसे ही वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तुरंत वो ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ऑब्टेन करेंगे? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब वो एविडेंस लेना क्यों जरूरी है? वो एविडेंस लेना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी एविडेंसेस के बिहाफ में वो एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन। ऑडिटर एवर ही नहीं बोल सकता कि अरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। ऑडिटर इस तरीके से वही ओपिनियन नहीं दे सकता। ऑडिटर के पास उस चीज का कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए टू डेमोन्स्ट्रेट कि मैं किस बिहाफ में कंक्लूड कर रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो ऑडिट प्रोसेस के अंदर सर नॉर्मली ये 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट आता है, फिर प्लानिंग आता है, फिर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स आता है, फिर ऑब्टेनिंग SAA आता है और फिर रिपोर्टिंग आता है। ठीक है जी। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितना मैंने डिस्कस किया अभी के लिए उतना काफी है। इस पॉइंट को अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं चाहिए। और फाइनली मेरे को क्या एक्सप्रेस करना था सर? ओपिनियन एक्सप्रेस करना था। अब याद रखिएगा, मेरा जो ओपिनियन एक्सप्रेस होगा वो कौन से पीरियड में एक्सप्रेस होगा। मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2022-23 का। ठीक है जी। आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22-23 का, 2022-23 का। अब आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा ना, उसमें 2022-23 के भी फिगर्स होंगे, उसमें 2021-22 के भी फिगर्स होंगे, क्योंकि वो FRF की रिक्वायरमेंट है कि 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है। अब आप ओपिनियन कौन से पीरियड के ऊपर दे रहे हो? आप 2022-23 के ऑडिटर हो, आप 2021-22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हो, या 2022-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हो, या दोनों के ऊपर दे रहे हो, या फ्यूचर इंफॉर्मेशन के ऊपर भी दे रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे हो। यू आर गिविंग ओपिनियन ओनली रिगार्डिंग द करंट पीरियड। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए सर कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस देना है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देना है। तीसरी चीज पता होनी चाहिए सर कि आपने जब ओपिनियन देना है तो आपने ये कंक्लूड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है तो आपने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स APRF के हिसाब से है। APRF के हिसाब से है, इसका मतलब आपने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। और अगर आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इसका मतलब होता है सर कि आप कंक्लूड कर रहे हो कि आप जो ओपिनियन दोगे वो एक अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन होगा। आप जो ओपिनियन दोगे वो एक अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन होगा। अब अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन शब्द हमने क्यों यूज किया? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिस्क्लोज किया गया है बढ़िया डिस्क्लोज किया गया है, सब सही डिस्क्लोज किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है। और अगर आप ये कंक्लूड करते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, इसका मतलब ये जो ओपिनियन दिया जाएगा ये एक मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, क्योंकि आप ये कंक्लूड करते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है जी। ऑडिटर्स ओपिनियन, अब एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा, ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर है और वो एश्योरेंस नहीं है रिगार्डिंग द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। वो एश्योरेंस नहीं है रिगार्डिंग द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। आप मान लीजिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, इसका मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बिल्कुल ना समझ ले कि ऑडिटर भाई साहब ऐसा कुछ कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में कंपनी अच्छा करने वाली है। नहीं, ऑडिटर सिर्फ करंट पीरियड का ओपिनियन दे रहा है कि करंट पीरियड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने दिया है वो सही है, दैट्स इट। ना मैं पास्ट का एश्योरेंस दे रहा, ना मैं फ्यूचर का एश्योरेंस दे रहा। ठीक है ना मैं पास्ट का एश्योरेंस दे रहा, ना मैं फ्यूचर का एश्योरेंस दे रहा। और मेरा एश्योरेंस फ्यूचर वायबिलिटी नहीं है रिगार्डिंग द एंटरप्राइज। मेरा ओपिनियन एश्योरेंस नहीं है रिगार्डिंग द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। तो जब हम ओपिनियन की बात करेंगे, ये 3 से 4 चीजें सर आपके दिमाग में आनी चाहिए। ओके सर, ठीक है। अब देखना, ऑडिट करने के लिए ना तुमको 2 चीजें चाहिए। पता है कौन सी 2 चीजें चाहिए? सबसे पहली चाहिए काबिलियत, नॉलेज।
यू नीड नॉलेज, यू नीड ए लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज तुमको चाहिए, एथिक्स, ईमानदारी, हॉनेस्टी। तुमको क्या चाहिए? एथिक्स। इसलिए हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है? एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। कि ऑडिट करते वक्त तुमको ऑडिट की नॉलेज तो होनी चाहिए, तुम एथिकल भी होने चाहिए, तुमको नॉलेज तो होनी चाहिए, तुम एथिकल भी होने चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट का नाम ही दे दिया एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। मान लीजिए तुमको बहुत नॉलेज है, भरपूर ज्ञान है, मगर तुम 1 नंबर के चोर हो। तुम चाहो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो, तुम चाहो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो, बढ़िया ओपिनियन दे सकते हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। बट तुम तो मैनेजमेंट के साथ मिले हुए हो, मिली जुली सरकार चला रहे हो, तुम्हारी जो इंटीग्रिटी है वो किसी काम की नहीं है। मैनेजमेंट ने पैसे देकर तुमको क्या कर दिया? शांत करा दिया, ठीक है। तो अब तुम एक चीज सोचना, भाई मुझे नॉलेज है, मैं चाहूं तो अच्छा ऑडिट कर सकता हूं, बट मेरी नीयत खराब है। तो मेरी नीयत खराब है तो वैसा ऑडिट करके क्या फायदा? समझ रहे हो? वैसा ऑडिट करके क्या फायदा? दूसरा सिनेरियो, मेरा नीयत बहुत अच्छा है, मैं एथिकल हूं, मैं ईमानदारी से काम करने वाला बंदा हूं, लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज नहीं है तो भैया नीयत का क्या करोगे? वो नीयत भी किसी काम की नहीं है। तो 2 चीजें चाहिए होती है सर, नॉलेज एंड एथिक्स। तो इंडिपेंडेंस एंड एथिक्स क्या होती है? तो देखना सर, जब भी हम बात करते हैं ना कि ऑडिटर एथिकल होना चाहिए, देयर आर सर्टेन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर शुड बी एथिकल। तो जब भी मैं तुमको पूरे ऑडिट में बोलूंगा ऑडिटर एथिकल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, याद रखना एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है OIPCC। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है OIPCC। क्या याद रखोगे? एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है OIPCC। क्या याद रखोगे सर? एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है OIPCC। व्हाट इज OIPCC? ये सारे शब्द हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू है। O मतलब ऑब्जेक्टिविटी, I मतलब इंटेग्रिटी, P मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी एंड C मतलब कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो जब भी हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे इसका मतलब होगा OIPCC। यानी O का मतलब ऑब्जेक्टिविटी, I का मतलब इंटेग्रिटी, P का मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, C का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, C का मतलब कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बीइंग अनबायस्ड, मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी पक्षपात नहीं कर रहा हूं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, मैं ईमानदारी से, मैं हॉनेस्टी से अपना ऑडिट करने वाला हूं। मैं इंडिपेंडेंस के साथ अपना ऑडिट करने वाला हूं। ऑब्जेक्टिविटी के साथ इंडिपेंडेंस भी जुड़ जाता है। पी का मतलब होता है प्रोफेशनल बिहेवियर। पी का मतलब होता है प्रोफेशनल बिहेवियर, मैं आईसीआई के दिए हुए सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने वाला हूं। मैं आईसीआई के दिए हुए सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने वाला हूं। मैं सारे लॉज रेगुलेशन फॉलो करने वाला हूं। मैं सारे नियम कानून फॉलो करने वाला हूं। सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि भाई जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो ऑडिट करते वक्त मेरे को क्लाइंट का बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। मान लो मैं ऑडिट करने गया, मेरे को ना क्लाइंट, जो ऑडिटर, जब कंपनी का क्लाइंट लिस्ट है वो पूरा का पूरा मेरे पास है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कॉम्पिटिटर के पास जाऊं कंपनी का और सारे क्लाइंट लिस्ट को बेच दूं कि भाई ठीक है ऑडिट फीस से ज्यादा पैसा मिल रहा है। आई हैव टू बी कॉन्फिडेंशियल। ऐसा नहीं हो सकता, मान लो कंपनी का एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट कैसे बनाती है और ऑडिट प्रोसेस के वक्त मुझे उस चीज का आइडिया मिल गया, तो पता चला मैं घर में बैठा हूँ, फैमिली में बैठा हूँ, पार्टी वगैरह चल रही है और अपना नॉलेज बूस्ट करने के लिए मैं सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, तुमको पता है मेरी कंपनी कैसे 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 प्रोडक्ट बनाती है। तो भाई मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना है। और सी का मतलब होता है कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि आई शुड बी कॉम्पिटेंट, आई शुड हैव नॉलेज एंड ड्यू केयर। ड्यू केयर मतलब मैं सावधान रहूंगा हमेशा ऑडिट करते वक्त, मैं हमेशा डिलीजेंट रहूंगा ऑडिट करते वक्त, मैं हमेशा केयरफुल रहूंगा ऑडिट करते वक्त, क्योंकि बोलते हो ना नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो आई विल बी एक्सरसाइज ड्यू केयर इन डूइंग द ऑडिट। मैं स्केप्टिसिज्म दिखाऊंगा, मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाऊंगा। तो इसको बोलते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इसको बोलते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जिसका मतलब होता है OIPCC, जिसका मतलब होता है OIPCC। ठीक है जी, तो आई बिलीव दैट इज क्लियर। ठीक है, आई बिलीव दैट इज क्लियर। तो ये अपना फर्स्ट सेट है कॉन्सेप्ट, ये अपना फर्स्ट लेक्चर है कॉन्सेप्ट का, तो जिसमें आपको मैंने कुछ अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझाए हैं, कुछ चीज़ें ब्रशअप कराई हैं। तो एक बार इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर अपन रिमेनिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया है तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। आई बिलीव साथ साथ कर लिया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।
और नोट डाउन नहीं भी किया है तो यू कैन जस्ट टेक द पर्टिकुलर कर्सर टू दैट फ्रेम, यू कैन पोज द वीडियो, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। एक बार रीड कर लो, एक बार रीड कर लो बढ़िया से 5 मिनट लगाकर, एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना स्टार्ट करना।